हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो ये जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज चल रही है उसमें आज अपनी 12th वीडियो है। ठीक है, 12वीं वीडियो है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके अधिकार। ठीक है, आज हम अधिकारों के बारे में बात करेंगे। अधिकार की परिभाषा क्या है, विभिन्न विधि शास्त्रियों ने क्या परिभाषा दी है। ठीक है, और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और इसके टाइप भी देखेंगे, प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं आज का ये प्रश्न 12। ठीक है, अधिकार की परिभाषा देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले घूमकर देखो, आप सभी को मालूम है मानव एक प्राकृतिक प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति है, मनुष्य है। ठीक है, जो अपने जीवन यापन के लिए हर तरह तरह के उसको अधिकार मिले हुए हैं। उसके जीवन यापन के लिए तरह तरह के उसके अधिकार मिले हुए हैं, जिससे क्या है, अन्य व्यक्ति जो भी है उसके अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। यानी वो भी व्यक्ति शांतिपूर्ण अपना जीवन यापन करे, अपनी क्रियाकलाप करे, और अन्य व्यक्ति भी अपना यापन सही तरीके से करे। उसके लिए उसके कुछ अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, और कुछ एक तरह से विवक्षित भी बोल सकते हैं, छिपे हुए जो अधिकार लोगों के लिए रहते हैं संरक्षित। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अधिकारों को एक मानव सभ्यता में काफी महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में आपके इसकी परिभाषा देख लेंगे, लेकिन इस संदर्भ में आपके AJM जो मिलन है उन्होंने कहा है कि जो अधिकार है ये शब्द एक तरह से अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है, पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यानी इसको अन्य तरीके से भी लोग परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अधिकार केवल इतना है कि मानव को न्यायोचित विधिगत जो भी जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करने के लिए प्रदत्त संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, चलो, विभिन्न विधि शास्त्री द्वारा इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि हम सेवनी के अनुसार देखें तो सेवनी ने कहा है कि अधिकार एक शक्ति है। सेवनी के अनुसार क्या है, अधिकार एक शक्ति है, यानी सेवनी ने कहा है कि अधिकार एक पावर है। ठीक है, ये सेवनी ने अधिकार के बारे में कहा है। इसी के संदर्भ में हम हॉलैंड को देख लेते हैं। हॉलैंड ने कहा है कि अधिकार को सामर्थ्य या क्षमता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जबकि आपके हॉलैंड ने इसको अधिकार को सामर्थ्य, लोगों के सामर्थ्य या क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, इसके बाद हम सामंत द्वारा परिभाषा देखेंगे। सामंत ने क्या कहा है? ठीक है, सामंत ने अधिकार के बारे में कहा है कि अधिकार विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित है। यानी अधिकार क्या है, लोगों के एक तो विधि द्वारा मान्य है एवं संरक्षित हित है। ठीक है, ये आपके हॉलैंड ने कहा है। तो ये तो आपकी कुछ डेफिनेशन हुई जो आपको अपने क्वेश्चन में जरूर लिखनी है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि अतः इन जो परिभाषाएं, इनसे स्पष्ट क्या होता है, अधिकार क्या है, इसका सार क्या निकलता है इन परिभाषाओं का। जो भी विधि शास्त्र में ये परिभाषा दी है, क्या सार निकलता है, इसमें 3 पॉइंट मुख्य रूप से परिलक्षित होते हैं। यानी कौन कौन से हैं? इसमें हितों के संरक्षण का साधन है। अधिकार क्या है? अधिकार हितों, लोगों के जो हित हैं उनके संरक्षण का एक साधन है। क्या है? हितों के संरक्षण का क्या है, एक साधन है। ठीक है, और नंबर दो देख लेते हैं, विधि द्वारा मान्य है। अधिकार क्या होते हैं? विधि द्वारा मान्य भी होते हैं। ठीक है, जबकि नंबर 3 आपका ये संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। ठीक है, इस संदर्भ में एक केस भी देख लेते हैं। सत्य रंजन माझी वर्सेज उड़ीसा राज्य के बीच एक केस देखा गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो कि देखो, हर व्यक्ति के अपने अपने अधिकार हैं। वो किसी भी रूप से किसी भी धर्म को माने, पूजा अर्चना करे, वो उसका निजी फैसला है। ठीक है, तो इस केस में यही कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जबरन किसी को धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता, वह उसके अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ है। ठीक है, अब इसके आवश्यक तत्व क्या है? अधिकार के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें अधिकार का हकदार व्यक्ति, यानी अधिकारों की कल्पना बिना किसी अधिकार व्यक्ति के नहीं की जा सकती है। उसके लिए किसी अधिकार के धारणकर्ता का होना आवश्यक है। यानी अधिकार बिना व्यक्ति के कोई मतलब नहीं है अधिकार का, इसलिए अधिकार को धारण करने वाला होना चाहिए। हकदार, उसको हम हकदार व्यक्ति कहते हैं। तो अधिकार का धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इसका पहला आवश्यक तत्व है। जबकि दूसरा क्या है? अधिकार के लिए आबद्ध व्यक्ति, यानी अधिकार के लिए आबद्ध व्यक्ति का भी होना जरूरी है। ठीक है, ये अधिकार का हकदार व्यक्ति एक पॉइंट, और इसमें कोई अजन्मा व्यक्ति भी इसका हकदार हो सकता है अधिकारों का। ठीक है, अजन्मा बच्चा जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, उसके भी कुछ अधिकार यहाँ पे पैदा हो जाते हैं संवैधानिक रूप से, विधि के रूप से। ठीक है, हाँ, दूसरा पॉइंट अपना, अधिकार के आबद्ध व्यक्ति,
ठीक है। यानी अवध व्यक्ति का इससे अभिप्राय ये है कि अधिकारों जिसके विरुद्ध कोई प्रयोग किया जा रहा हो। देखो अवध क्या है कि अधिकार जो होते हैं लोगों के, अधिकार जो होते हैं वो केवल दूसरों के, एक तो खुद की सुरक्षा के लिए की जाते हैं और दूसरों के विरुद्ध भी उपयोग में लिए जाते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति का आबद्ध होना आवश्यक है। तो अधिकार के आबद्ध व्यक्ति भी एक इसका आवश्यक तत्व है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अधिकार की अंतर्वस्तु। ठीक है, अधिकार की अंतर्वस्तु यानी कोई भी अधिकार है उसका कुछ अंतर्वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, यानी देखो कोई भी काम किया जा रहा है, ठीक है, उस काम को करने के संबंध में हाँ, अधिकार की अंतर्वस्तु, अधिकार की अंतर्वस्तु से अभिप्राय है कोई भी एक्ट या ओमिशन, जिसको यहाँ कोई भी कार्य वगैरह कुछ होना चाहिए अंतर्वस्तु, बिना उसके कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी अधिकार का कोई उसमें कार्य छुपा हुआ होना चाहिए, उसको अधिकार की अंतर्वस्तु कहा गया है। तो इस अधिकार का आवश्यक तत्व है। चौथा आवश्यक तत्व क्या है? अधिकार की विषय वस्तु। अधिकार की विषय वस्तु यानी अधिकार बिना किसी विषय वस्तु की कैसे हो जाएगा? यानी विषय वस्तु के रूप में हम देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंधित, किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, जैसे कि हम कहें शिक्षा का अधिकार, तो इसमें शिक्षा एक ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु है। ठीक है, ठीक है। हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, इनका अधिकार, तो इसमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण क्या विषय वस्तु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से विषय वस्तु का भी अधिकार का होना आवश्यक है। और आपका लास्ट आपका जो तत्व है वो है अधिकार का हक या टाइटल होना। ठीक है, हाँ, हक या टाइटल होना यानी अधिकार एक तरह से लोगों के हक के रूप में, एक धारणकर्ता के रूप में, धारणकर्ता जो भी होता है उसके हक या टाइटल के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, जिससे 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 इसमें क्या है, स्वामित्व लोगों का जुड़ जाता है, स्वामित्व जुड़ जाता है। तो इसलिए अधिकार एक हक या टाइटल का भी काम करता है। तो ये एक पांचवा आवश्यक तत्व है किसका? अधिकार का। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आपको अधिकार की, आपकी जो आवश्यक तत्व हैं अधिकार के, वो समझ में आ गए हों। पहला आपका अधिकार का हकदार व्यक्ति होना आवश्यक है, अधिकार के लिए आबद्ध व्यक्ति का होना आवश्यक है, अधिकार में कोई अंतर वस्तु होनी चाहिए, उसका क्या अंतर, उसमें क्या उसका एक्ट हो रहा है क्या, ठीक है, उसके लिए अंतर वस्तु होनी चाहिए, किस तरह से वो एक्ट हो रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, ठीक है, अधिकार में विषय वस्तु का भी होना आवश्यक है। ठीक है, चाहे उसकी गुडविल हो सकती है या फिर अन्य व्यापारिक चिन्ह, कुछ विषय वस्तु के रूप में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो अधिकार से संबंधित है। ठीक है, हाँ, और अधिकार का हक या टाइटल। ठीक है, जिसको स्वामित्व को बनाता है हक या टाइटल। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अधिकार के प्रकार। अधिकार के प्रकार, ठीक है, अधिकार के प्रकार। तो पहला है पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार। पहला क्या है? पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार यहाँ किसे कहा गया है? पूर्ण अधिकार वो है कि यानी इस अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है, न्यायालय में वाद ला सकता है, इसे पूर्ण अधिकार कहा गया है। जबकि अपूर्ण अधिकार क्या है? अपूर्ण अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता, यानी कोई भी केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे हम एक तरह से अपूर्ण अधिकार कहते हैं, ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका हम उदाहरण ही देख लेते हैं कि जैसे कि पूर्ण अधिकार तो आपके जितने भी आपके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, विधिगत अधिकार हैं, इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में उसके विरुद्ध वाद ला सकते हैं। जबकि अपूर्ण अधिकार में जैसे कि मान के चलो किसी एक समय अवधि किसी निश्चित समय के लिए किसी ने किसी को ऋण दिया, ठीक है, किसी को ऋण दिया, तो उसका संदाय नहीं किए जाने पर एक वाद लाने योग्य नहीं माना गया। यानी टाइम वेरी डेप्थ जो होता है उसको, ये ऋण वसूलने का एक कार्य होता है, ये अपूर्ण अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके लिए वाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, यानी इसका अधिकार जहां
इस पे वो आपका सूत्र लागू नहीं होता है। सूत्र है कि जहां जहां अधिकार है वहां उपचार है, यहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं होता है। ठीक है, ये अपूर्ण अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूर्ण अधिकार जिनमें वाद लाया जा सकता है, अपूर्ण अधिकार जिनमें न्यायालय द्वारा वाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, लोकलाची एवं व्यक्तिलाची। लोकलाची अधिकार वे हैं जो लोगों के समुदाय या समाज या एक पूरे समुदाय या समाज से संबंधित होते हैं, उन्हें लोकलाची अधिकार कहते हैं। यानी समाज हो सकता है, देश हो सकता है, विश्व हो सकता है, यानी जिसमें लोगों का हित छुपा होता है उसे लोक लाची अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार लोक लाची अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि व्यक्ति लाची एक किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार होते हैं। ठीक है, यानी राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना, किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष को ही दिए जाते हैं और उसी का एक तरह से वो एक उसके लिए अधिकार होते हैं। ठीक है, लोकलाची किसी देश, समुदाय या समाज के लिए और व्यक्ति लाची किसी विशेष पर्सन या व्यक्ति के लिए, इन्हें व्यक्ति लाची अधिकार कहा गया है, यानी पर्सनल अधिकारी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका सांपत्तिक अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार। सांपत्तिक अधिकार वो होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति या संपदा रखने का अधिकार होता है, उसे सांपत्तिक अधिकार कहते हैं। जबकि व्यक्तिगत अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने जो भी अधिकार दिए जाते हैं उनको इसमें व्यक्तिगत अधिकार में अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कि आपका प्रतिष्ठा, हैसियत, व्यक्तित्व आदि, इसमें इस तरह के अधिकार आ जाते हैं व्यक्तिगत अधिकार में। ठीक है, स्वसंपत्तिक एवं परसंपत्तिक अधिकार। यानी स्वसंपत्तिक यानी स्वयं की संपत्ति पर अधिकार, स्वयं की संपत्ति पर अधिकार जो होता है स्वसंपत्तिक अधिकार कहा गया है। जबकि परसंपत्तिक अधिकार भी होते हैं जो दूसरों की संपत्ति पर अधिकार होता है। अब यह अधिकार कैसे उत्पन्न हो जाता है? यह अधिकार जब कोई किसी को ऋण लेने के अनुरूप उसे कोई भी अपनी चीज गिरवी रख देता है, तो जो चीज गिरवी रखी है उस पर परसंपत्तिक अधिकार हो जाता है। या पट्टा दे देता है अपनी जमीन या भूमि का, तो वो भी एक परसंपत्तिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार। ठीक है, सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार। ठीक है, सकारात्मक अधिकार क्या है? सकारात्मक अधिकार हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो अधिकार है सकारात्मक अधिकार इसके अंतर्गत एक तरह से लोगों को कुछ हासिल ही होता है। क्या होता है? हासिल होता है, यानी प्राप्त होता है। जबकि नकारात्मक अधिकार के अंतर्गत किसी अन्य के विरुद्ध नुकसानी, किसी अन्य के विरुद्ध लोगों के द्वारा अपनी पर्सनल हानि होती है। ये नकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, कि मान के चलो आपने किसी को उधार दिया, आपने किसी को ऋण दिया है। ठीक है, तो अब आप उससे अपना ऋण लेंगे तो ये आप सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि अगर आपने किसी को ऋण नहीं दिया, लेकिन अगर आपको किसी को संदाय करना है, आपको ऋण संदाय करना है यानी इसको देना है, तो इससे क्या है? आपकी हानि हो रही है, एक नकारात्मक रूप से आपके अधिकार के रूप में देखा जा रहा है, तो ये एक नकारात्मक अधिकार है। ठीक है, चलिए, ये आपके सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार हो गए। इसके बाद देख लेते हैं प्रधान एवं सहायक अधिकार। ठीक है, प्रधान एवं सहायक अधिकार। प्रधान अधिकार एक तरह से मुख्य अधिकार होते हैं। ठीक है, जो अन्य अधिकार, प्रधान अधिकार इन्हें अन्य किसी भी अधिकार की सहायता नहीं होती, इसलिए इनको प्रधान कहा गया है। ठीक है, जबकि सहायक उसके सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें भी हम ऋण का उदाहरण लेते हैं। ऋण लेने का जो अधिकार है, ऋण किसी से लेना या देना, ये जो अधिकार है ये प्रधान अधिकार है। ठीक है, यानी ऋण बंधक द्वारा प्रतिभूति हम जो लेते हैं उसमें ऋण क्या है? यहाँ पे प्रधान अधिकार है। जैसे ऋण किसी को बंधक दे करके हम पैसा किसी से लेते हैं, कोई चीज दे करके कि आप इसको रख लो, हमें पैसा दे दो, तो यहाँ पर ऋण जो ले रहे हैं वो प्रधान अधिकार है। और जो भी सहायक प्रतिभूति हम लोगों को ऋण के बदले देते हैं, रख देते हैं, वो आपकी एक सहायक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपके प्रधान और सहायक अधिकार हो गए। ठीक है, इसके बाद 7वां है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक अधिकार। प्राथमिक एवं द्वितीयक अधिकार। ठीक है, देखो प्राथमिक अधिकार एक मुख्य अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि द्वितीयक अधिकार इसका अनुसरण करता है। इसका क्या करता है? अनुसरण। या हम ये भी कह सकते हैं प्राथमिक अधिकार मुख्य
पहला अधिकार रहता है, जबकि द्वितीयक अधिकार उपचारात्मक होता है। क्या होता है? उपचारात्मक होता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि का, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, का का अपनी भूमि का उपयोग करता है। ठीक है, उपयोग उपभोग जो भी करता है अपना, ठीक है, तो ये तो उसका प्राथमिक अधिकार हो गया का। लेकिन अगर कोई अन्य का की भूमि पर खा का की भूमि पर अतिक्रमण कर लेता है। क्या कर लेता है? अतिक्रमण कर लेता है। अतिक्रमण कर लेता है तो का इस खा के विरुद्ध जो वाद लाएगा, ठीक है, जो वाद लाएगा ये द्वितीयक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो खुद की भूमि का जो का अपनी भूमि का खुद का उपयोग करना चाहता है, जो खा से एक तरह से उसको जो अतिक्रमण कर रहा है उसको हटाना चाहता है, इसके विरुद्ध में जो वाद लाएगा वो द्वितीयक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक और द्वितीयक अधिकार हो गए। नंबर 8 देख लेते हैं, निहित अधिकार और समाश्रित अधिकार। निहित अधिकार और समाश्रित अधिकार। निहित अधिकार क्या है? निहित अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जो किसी भी व्यक्ति के एक तरह से कुछ शर्तों के साथ हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, वो उसमें निहित हो जाते हैं, यानी व्यक्ति विशेष के अधिकार बन जाते हैं, वो निहित अधिकार कहलाते हैं। जबकि समाश्रित अधिकार क्या है? उसमें कुछ शर्तें रह जाती हैं, यानी पूरी नहीं हो पाती हैं, जब तक वो व्यक्ति में पूरी तरह हस्तांतरित नहीं होते हैं, अधिकार पूरी तरह हस्तांतरित नहीं हो पाते हैं, उनको हम समाश्रित अधिकार कहते हैं। एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं हम, यानी का अपनी संपत्ति को खा को अंतरित करता है। ठीक है, और सभी जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से यहाँ पर आपका जो खा के पास जो संपत्ति है, संपत्ति में अधिकार पूरी तरह निहित हो जाते हैं, क्योंकि उसने सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। तो का की संपत्ति में अधिकार निहित हो जाते हैं, तो ये अधिकार निहित अधिकार कहलाते हैं। लेकिन अगर दूसरा उदाहरण देखें, अगर गा को अपनी संपत्ति देता है, जबकि गा यहाँ पर क्या है? गा यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो क्या है? हाँ, का गा को अपनी संपत्ति देता है, तो इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो अवयस्क है या अजन्मा है, तो डायरेक्ट इसको अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर, संपत्ति कुछ शर्तें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी ये व्यक्ति अवयस्क है या अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है, तो बाकी शर्तें रह जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। तो जो अधिकार है पूरी तरह से इन लोगों में निहित, या अजन्मा व्यक्ति है तो पूरी तरह से इनमें निहित नहीं हो पाएंगे, तो ये आपके समाश्रित अधिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आपके समाश्रित अधिकार कहलाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं विधिक एवं साम्यिक अधिकार। ठीक है, देखो विधिक अधिकार क्या है? विधिक अधिकार इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है उसके द्वारा मान्य है। इंग्लैंड के कॉमन लॉ द्वारा जो मान्य अधिकार है उसको विधिक अधिकार कहा गया है। जबकि साम्यिक अधिकार वे अधिकार हैं जो आपके एक तरह से साम्यिक अधिकार ऐसे अधिकार को कहा गया है कि इनको हम इंग्लिश में इक्विटेबल भी राइट कहते हैं, जो कि केवल जो आपके इंग्लैंड में चांसलर जो न्यायालय होते हैं, चांसरी न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा मान्य किए गए हैं। इसे साम्यिक अधिकार के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका 10वां, मूल अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार, यानी मूल अधिकार जो वे होते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जिनमें संविधान संशोधन करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये जिस तरह के अधिकार जो मिले हुए हैं, ये आप सर्वांगीण विकास के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, एक अच्छे जीवन यापन के लिए दिए गए हैं, जो संविधान द्वारा मूल्य हैं, और इसे किसी भी संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता या इन्हें न्यून नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि संवैधानिक अधिकार जो होते हैं, संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं या इन्हें कम या न्यून भी किया जा सकता है। ये संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आपका अधिकार के रिगार्डिंग, ठीक है, कि अधिकार क्या है, अधिकार की परिभाषा, ठीक है, इसके आवश्यक तत्व और इसके प्रकार, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इससे ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।